नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। आज का कार्यक्रम पत्रकारिता के जज्बे से शुरू करते हैं और उसके दो उदाहरण आपके सामने रखती हूं। पहला उदाहरण है दैनिक भास्कर अखबार का। आज जब सुबह उनके 40 से ज्यादा ठिकानों पर जब इनकम टैक्स के छापे पड़े तो उसके बाद भी जो दैनिक भास्कर की पत्रकारिता का जज्बा है उनके शब्दों में आपको बताती हूं। मैं स्वतंत्र हूं क्योंकि मैं भास्कर हूं, भास्कर में चलेगी पाठकों की मर्जी। और दैनिक भास्कर के साथ साथ भारत समाचार नाम का एक लोकल न्यूज चैनल है लखनऊ में, और उसके ऑफिस पे भी छापे पड़े और उसका जज्बा उन्हीं की ट्विटर हैंडल पे अगर आप जाएंगे तो उन्होंने क्या लिखा है, तुम चाहे जितना दबाओगे आवाज, हम उतनी ही जोर से कहते रहेंगे सच। हम ना तो पहले डरे थे और ना अब डरेंगे, सच के साथ पहले भी थे और अभी भी हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी कि कोई भी तानाशाह होता है तो किसी भी तानाशाह का सबसे बड़ा दुश्मन होता है स्वतंत्र प्रेस, और सबसे पहले तानाशाह की कोशिश होती है कि उस स्वतंत्र प्रेस को खत्म किया जाए। कुछ ऐसी ही कोशिशें आज सुबह दिखने को मिली, क्योंकि 40 से ज़्यादा ठिकानों में दैनिक भास्कर जो अखबार है जिसके लगभग 60 एडिशंस पूरे देश में चलते हैं, तो इनकम टैक्स की टीम्स ने, जिसमें कि 100 लोगों का जो एक टैक्समैन का जो दस्ता था, वो दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के जो कैपिटल सिटीज़ हैं वहाँ पर उन्होंने जो अखबार का दफ्तर है उसमें छापे मारा, एम्प्लॉयज़ के फ़ोन छीन लिए, एम्प्लॉयज़ से पूछताछ की, और 30 से ज़्यादा ऐसे घर थे जिसमें कि दैनिक भास्कर के जितने प्रमोटर्स हैं इंडिविजुअली उनके घर पर भी छापा मारा गया। और आपको ये बता दें कि दैनिक भास्कर के जो एडिटर हैं ओम गौड़, जो नेशनल एडिटर हैं, तो उनका यही कहना था कि दैनिक भास्कर ने अभी हाल में जो कोविड को लेकर बोल्ड हेडलाइंस के साथ जो खबरें की थी, हालांकि उन्होंने पेगासस पर भी, आप अगर बाकी अखबार के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो बाकी हिंदी अखबारों ने पेगासस की खबर को, जब पहले दिन खबर ब्रेक हुई थी पेगासस की, तो मेन स्ट्रीम अखबारों ने, जो ज्यादातर हिंदी के अखबार हैं, उन्होंने 7वें या 8वें पेज पर पेगासस की हेडलाइन डाली थी। लेकिन दैनिक भास्कर इकलौता एक ऐसा अखबार था जिसने पेगासस, कोविड, माइग्रेंट लेबरर्स की जो क्राइसिस थी, प्रवासी मजदूरों की जो प्रॉब्लम्स थी, इन सारी खबरों को बोल्ड हेडलाइंस में पहले पेज पर छापा। और क्योंकि दैनिक भास्कर ने या फिर भास्कर समाचार ने सच्ची पत्रकारिता की और उसके तोहफे में उन लोगों को मिल रही है ये इनकम टैक्स की छापामार दस्ता उनके घर पहुंचा, उनके ऑफिस पहुंचा और उनको ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अगर सच दिखाओगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज पत्रकारों ने, जो आईएनबी मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, जब उनसे ये सवाल किया कि लोकतंत्र का ये हनन है, तो उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि आज कैबिनेट की ब्रीफिंग में हम कैबिनेट से जुड़े सवाल पूछते हैं, लेकिन वो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, सरकार की तरफ से कोई दखलंदाजी नहीं है और कई बार हम फैक्ट चेकिंग नहीं करते। अब अनुराग ठाकुर क्या कहना चाह रहे थे, मुझे इसके मायने क्लियर शब्दों में समझ में नहीं आए, लेकिन हाँ, वो बहुत डायरेक्ट शब्दों में छापेमारी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन एक बात वो ये कह रहे थे कि जितनी भी जांच एजेंसीज हैं वो स्वतंत्र तरीके से काम करती हैं और उनको सरकार का निर्देशन नहीं होता। तो अब इससे हास्यास्पद स्टेटमेंट आईएनबी मिनिस्टर की तरफ से और क्या होगा, जहां पर वो अपने दामन को साफ बता रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, ये जितनी भी एजेंसीज है इनको किसी ने बोला नहीं है कि आप अचानक से जाइए और दैनिक भास्कर के ऑफिसेज में आप छापेमारी करिए। फर्क टाइमिंग का है। आखिर टाइमिंग यहां पर इतनी जरूरी क्यों है?
क्या ये पेगासस का इफेक्ट है? जो पेगासस की जो खबरें, पेगासस को स्नूपिंग को लेकर जो तमाम खबरें अखबारों ने दिखाई, चाहे वो वायर हो, चाहे दैनिक भास्कर हो, भास्कर न्यूज, भास्कर समाचार जैसे जो लोकल न्यूज चैनल्स हैं, उनकी हिम्मत आप देखिए कि जब आज छापेमारी की जब खबर आ रही थी तो भास्कर समाचार के ऑफिस से जब एनडीटीवी की टीम वहां से लाइव कर रही थी तो भास्कर समाचार की अपनी टीम लाइव दिखा रही थी उस छापेमारी को कि ये देखिए इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स हैं वो आए हैं, उनके चैनल पर फोनर्स चल रहे थे। तो इसको कहते हैं पत्रकारिता की रीढ़। और उसी तरीके से दैनिक भास्कर ने भी कहा है, और जैसा मैंने आपको बताया कि दैनिक भास्कर के जो नेशनल एडिटर हैं उन्होंने यही कहा कि जो हमारी फैक्ट चेकिंग और जो फैक्ट बेस्ड जो रिपोर्टिंग है वो यहाँ से खत्म नहीं होगी, बल्कि और तीव्रता से वो उसे आगे बढ़ाएंगे। Venu, welcome to satyahindi.com. Basically, these offices of the Dainik Bhaskar and Bharat Samachar have been raided by the Income Tax Department today. And people are seeing this simply as an intimidation tactics. How do you see journalism folding from here on, and how do these independent organizations actually survive? Because it's a matter of survival, not only for the organizations, but for individual journalists as well. Yeah, this is, I would say this is Amit Shah's answer to what he himself had referred to as what did he say? Chronology समझिए. हाँ, chronology समझिए. So this is BJP telling journalists chronology समझिए. अब आप पे भी chronology आएगी, and which is about UP elections, which is about the way media, Bhaskar covered, completely exposed the UP medical system, the UP crematorium system. In fact, Bhaskar had the fact that they deployed 50-60 reporters along the Ganga villages, in the village along the Ganga, and exposed. I think that is still hurting them. The way that became a global story, and New York Times interviewed Bhaskar, so. Right. So I think, and coupled with that, Bharat Samachar also did a lot of expose around Corona. So that is, I think, that is the reason this is happening. And this Pegasus is, of course, is also adding to it. I'm told Bhaskar covered Pegasus also quite extensively. Right. If you notice, some of the other Hindi newspapers, big newspapers, they put Pegasus the first day. They put the stories inside. Amar Ujala actually put it on page 8. And Bhaskar continued to display these stories in a normal fashion. And I would suggest that this government, this party, BJP, does not much bother about what the English press says in Delhi or Bombay or whatever, or Madras, but they want to completely control the vernacular Hindi media in UP, Bihar, Madhya Pradesh, etc., where they have a huge sway. I think Bhaskar did not fall in line with this media strategy of theirs. So I think they're paying a price for it. Yeah. Okay. But what happens to the survival of the journalists now? Like, many platforms like yours as well, they are doing some commendable job. But by and large, there is a message from the government that if you don't fall in line, then you perish. So that's the kind of message which the government is giving. So how does an independent journalist survive now? My feeling, Neelu, is that at the moment, these responses of the government is coming from a sense of deep nervousness and panic. Normally, they wouldn't have done countrywide whatever raids on Bhaskar, 35, promoter's house. This is a panic-ridden move, and the more they do this, the more they will be outraged. I think the more, I think we have crossed that threshold where they could darao dhamkao the media. Now, we have reached a point where the battle lines are drawn. Now, Bhaskar is not going to cow down. The first statement was, this is a
these IT raids are a response to the coverage of second wave in UP. So they are holding out, and I'm told even Bharat Samachar, while the raids were on, I was told that their cameras were on they were covering it. Yeah. So that I think that's being quite bold. So that also tells you that that these people have crossed a certain threshold, and now media will hit back. अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्यहिंदी.com पर। ये जो आज दैनिक भास्कर के 40 ठिकानों पर जो छापे पड़े हैं और उसके साथ जो भारत समाचार पर भी जिस तरीके की छापेमारी की है सरकार ने, ये किस चीज का रिफ्लेक्शन है सर? और आज जो पूरी मीडिया इंडस्ट्री है वो एक तरीके से बिल्कुल स्तब्ध है इससे। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि बीते कुछ दिनों से जो जिस तरह की स्टोरी दैनिक भास्कर कर रहा था, और कोरोना काल में खास तौर से मिसमैनेजमेंट की बात हो, चाहे ऑक्सीजन की किल्लत की बात हो, चाहे हॉस्पिटल में बेड न मिलना हो, चाहे लाशों का गंगा के किनारे बहना हो, चाहे और भी मिसमैनेजमेंट की खबरें देश भर से, वो भास्कर मुझे लगता है हिंदी का एकमात्र अखबार था जिसने बहुत ही व्यापक कवरेज किया। और जहां जहां सरकार ने गलत दावे किए, फर्जी आंकड़े पेश करने की कोशिश की, चाहे योगी की सरकार हो, चाहे मोदी की हो, यहाँ तक कि मैं कहूँगा अशोक गहलोत की सरकार क्यों न हो, बीजेपी ही शासित नहीं सरकारें नहीं, कांग्रेस की सरकारें हैं वहां भी, और मध्य प्रदेश, वहां भास्कर ने बहुत इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की। और जब योगी की सरकार ने कहा कि गंगा के किनारे जो लाशें दफन हैं या जो लाशें बह रही हैं उसको किसी परंपरा से जोड़ने की कोशिश की कि हर बार होता है, 2015 में भी हुआ था। भास्कर के रिपोर्टर्स, मुझे याद है 12-13 रिपोर्टर्स ने 1000 किलोमीटर की यात्रा करके और उसको बाद इन्वेस्टिगेट किया। ऐसी न जाने कितनी हेडलाइंस यकीनन मैं कह सकता हूं कि इस सरकार को अनकंफर्टेबल करती होगी, क्योंकि जब एक हैबिट होती है कि आप सॉफ्ट मीडिया खोजते हैं या अपने पक्ष में नैरेटिव गढ़ने वाली मीडिया देखते हैं, तब कोई इसमें अगर रीढ़ की हड्डी किसी की सीधी हो और आपको अनकंफर्टेबल पोजीशन में सवाल पूछता हो तो सरकार नाराज होगी। और मुझे लगता है टाइमिंग का सवाल है। हो सकता है कहे कि उनकी कुछ इरेगुलरिटीज है भास्कर की, या यूपी में जैसे भारत समाचार के रेड हुआ, सवाल उठता है ये आज क्यों? और क्या सिर्फ भास्कर ही उस रेड के निशाने पर है जो बीते कई महीनों से एक्सपोज करने वाली स्टोरीज कर रहा था, हर रोज हेडलाइन। इवन अभी ऑक्सीजन की कमी को लेकर संसद में जो झूठ बोला गया उसको भी एक्सपोज अगले दिन भास्कर ने टॉप लीड में किया, जासूसी कांड पर भी किया। तो हम क्यों नहीं माने कि सरकार नाराज थी और एजेंसियों का इस्तेमाल ये सरकार करती है, बहुत ही कॉमन सी चीज है, और वही भास्कर के केस में हुआ। लेकिन अजीत जी, आपको लगता है कि जो बाकी मीडिया इंडस्ट्री है, एक उसको भी मैसेज देने की सरकार कोशिश कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे फिर योगी सरकार हो? यकीनन एक डराने का तरीका होता है कि जब आप FIR कर देते हैं, जब आप सरकार सख्ती करती है। आपको याद होगा यूपी में मिड डे मील की स्टोरी करने वाले एक स्ट्रिंगर के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, तो लोग डरते हैं। विनोद दुआ जैसे शख्स के खिलाफ हिमाचल में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया, हालांकि उससे उनको महीनों की मशक्कत के बाद राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली। तो एक तरह से डराने की प्रवृत्ति भी है कि आज द वायर अगर छाप रहा है बीते 4 दिनों से पेगासस और इसका जासूसी कांड पर, तो एक डराने का एक तरीका होता है कि आप अगर सरकार के साथ लाइन लेंथ मिला के नहीं चलेंगे तो उसके खामियाजा ये हो सकते हैं कि ईडी और इनकम टैक्स, कल को NIA भी पहुंच सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस आप 2-3 ऐसे पोर्टल के मामले में शायद इन्वेस्टिगेशन हो भी रहा। तो मैं तो यही मानूंगा कि आपको टाइट करना और आपको टाइट करके आपको डराने के बहाने, सही कहा आपने, बाकी जो लोग थोड़ी सख्ती करना चाहते हैं या सही पत्रकारिता करना चाहते हैं उसको एक संदेश देना, ये भी मकसद होता है। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज सोशल मीडिया पर एक हैशटैग जो ट्रेंड कर रहा है वो है आई स्टैंड विथ भास्कर। लेकिन अगर भास्कर अखबार अगर आप उठा के देखें हाल में और उनकी हेडलाइंस को अगर आप पढ़ें तो ज्यादातर उन्होंने कोविड की मौतों पर फोकस किया था कि डेटा गड़बड़ है, मौतों के आंकड़ों पर फोकस किया था, जलती चिताएं सच बोल रही हैं, इस तरीके की बोल्ड हेडलाइंस और जो ड्रोन शॉट से लिए हुए जो तस्वीरें हैं जलती चिताओं की वो उन्होंने दिखाई थी। शर्मसार हुई गंगा, गंगा किनारे 1140 किलोमीटर में 2000 से ज्यादा शव। आखिर आज के समय में मोदी काल में कितने अखबार इस तरीके की बोल्ड हेडलाइंस लिखते हैं?
लेकिन अगर बोल्ड हेडलाइंस लिखते हैं तो सरकार उनको संदेश देती है कि भाई थोड़ा सा संभल जाओ, थोड़ा डर जाओ, वरना ये छापेमारी चलती रहेगी और आपकी जो आर्थिक रीढ़ है वो सरकार बिल्कुल तोड़ देगी और फिर आप बोलने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे। और ये दैनिक भास्कर के साथ ही नहीं, ये जर्नलिस्ट को और पत्रकारिता को खत्म करने का ये एक जरिया बन गया है। सरकारें, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि जो तानाशाह सरकार होती है वो सबसे पहले स्वतंत्र पत्रकारिता को खत्म करने की कोशिश करती है और यही चीज मोदी काल में भी नजर आ रही है। और अभी हाल में जिस तरीके से पेगासस के बारे में भी जिस तरीके से दैनिक भास्कर ने और बाकी अखबारों ने दिखाया है वो भी काफी सराहनीय है कि जिस तरीके से आलोचना सरकार की है। लेकिन अभी जिस दिन स्नूपिंग के बारे में अमित शाह बोल रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था क्रोनोलॉजी समझिए। आज उस क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है कि पिछले साल से अगर आप क्रोनोलॉजी देखिए तो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के समय में प्रवासी मजदूरों की जो खबरें आई, किस तरीके से सरकार की आलोचना हुई कि जो कोविड पैकेज अनाउंस हुआ और आर्थिक पैकेज वो नाकाफी था। उसके बाद दूसरी कोविड की जो लहर आई उसमें किस तरीके से सरकार की आलोचना हुई और उसके ऊपर सोने पे सुहागा हुआ पेगासस का जासूसी कांड, जिससे कि बिल्कुल मोदी सरकार ऐसा लग रहा है कि बौखला चुकी है, नर्वस हो चुकी है और अंग्रेजी में एक टर्म है कि सरकार पैरानॉइड हो चुकी है। ये इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। और जब भी सरकार नर्वस होती है या डरती है या बौखलाती है तो उसके पास सबसे बड़ा हथियार होता है उसकी जांच एजेंसीज, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, एनआईए, इन सारी एजेंसीज को छोड़ दिया जाता है पत्रकारों के पीछे। और इसलिए ताकि वो पत्रकारों को डरा सकें, धमका सकें, तो जो पत्रकार बेचारे थोड़ा सा डर जाएंगे, सोचेंगे उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, उनका घर बैठ जाएगा, तो वो चुप हो जाएंगे। लेकिन जिनमें रीढ़ होगी, जिनमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना होगी, वो पत्रकार संस्थाएं आज भी खड़ी रहेंगी। लेकिन आपको बता दें कि कोविड की दूसरी लहर के बाद अचानक से वो सोई हुई पत्रकारिता ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जग गई है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जुडिशरी के बारे में कहा जाता था कि जब जस्टिस बोबडे के समय में और जस्टिस रंजन गोगोई के समय में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि न्यायपालिका सो चुकी है, और जस्टिस एनवी रमना के आने के बाद ऐसा लग रहा है कि जुडिशरी ने अपने आप को असर्ट करने की कोशिश की है। तो दूसरी कोविड लहर भी पत्रकारिता के लिए कुछ उसी तरीके का आयाम लेकर आई है, जहां पर ऐसा लग रहा है कि पत्रकार बोलने की कोशिश कर रहे हैं, पत्रकार लोगों की कहानियां कहने को मजबूर हो रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि वो अपने अंतःकरण को किस तरीके से जवाब देंगे अगर वो पीपल स्टोरीज नहीं करते। पत्रकारिता, जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट पीपल स्टोरीज, एंड इफ यू कैन नॉट ब्रिंग आउट पीपल स्टोरीज देयर इज नो जर्नलिज्म लेफ्ट। तो पत्रकारों को भी कहीं ना कहीं ये चीजें कचोट रही हैं। और आज एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, कैमरामैन ऑर्गेनाइजेशंस, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इन तमाम संस्थाओं ने इस चीज का खंडन किया है और एक सिरे से बोला है कि ये लोकतंत्र का हनन है। लोकतंत्र के हनन के बारे में सोशल मीडिया पे बहुत कुछ लिखा जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी इस बात को सुन रहे हैं? क्या अमित शाह इस बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं? वो तो सिर्फ क्रोनोलॉजी समझाते हैं, और अगर उनकी क्रोनोलॉजी के हिसाब से आप देखें तो उनकी क्रोनोलॉजी बिल्कुल सही बैठ रही है कि आपने कोविड के समय में और पिछले साल से जिस तरीके की नेगेटिव कवरेज की है, तो दैनिक भास्कर ऐसे अखबार पर छापेमार दस्ता भेजकर आप ये लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं कि मीडिया अब धीमे चलने का समय आ गया है। लेकिन धीमे चलते चलते कहीं ऐसा ना हो कि ये सारा मीडिया एकजुट हो जाए। हालांकि जो नोएडा चैनल्स हैं, जो नोएडा में बैठे हुए चैनल्स हैं, उनकी अंतरात्मा आज भी ऐसा लग रहा है कि सोई हुई है। उनके लिए खबरें हैं ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती ये खबरें उनके लिए। लेकिन जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन खबरों को दिखा रहे हैं और सच बोलने की हिम्मत कर रहे हैं, हो सकता है कि यही प्लेटफॉर्म्स उस सोई हुई मीडिया को भी जगा देंगे। और अगर वो सोई हुई मीडिया जग गई तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। और फिर चाहे वो जितनी भी जासूसी करवा ले, जितने भी छापेमार दस्ता
पत्रकारों की ऑर्गेनाइजेशंस में वो भेज देंगे, लेकिन फिर उन ऑर्गेनाइजेशंस को, उन संस्थानों को चुप कराने की हिम्मत न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में होगी और न फिर अमित शाह में। क्या करेगी फिर सरकार, जरा सोचेगा उसके बारे में। कुछ ही वक्त है, हो सकता है कि ये सोया हुआ मीडिया जग जाए और फिर यूपीए के समय का दौर हमें भूलना नहीं चाहिए कि जिस तरीके से मीडिया नासूर बन गया था यूपीए के लिए, स्कैंडल्स आफ्टर स्कैंडल्स हमने दिखाए थे, तो क्या हुआ, यूपीए 2 टर्म्स के बाद यूपीए वापस नहीं आ सकी और ये दूसरा कार्यकाल मोदी सरकार का चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि यही मीडिया मोदी और अमित शाह के ऊपर फिर से भारी पड़ जाए। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @नीलू_on_the_move। तो देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।